नमस्कार, जय श्री राम सभी को। मैं विष्णु शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल श्री बालाजी एकेडमी पर। और आज हम पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी में जो कार्ड्स के जो क्वेश्चंस हैं वो, और कल जो मैंने कराया था उसका रिवीजन करेंगे और कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं भगवद गीता के श्लोक से, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अत्र शूरा महेश्वासा भीमा अर्जुन समायुधि युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ। अत्र शूरा महेश्वासा भीमा अर्जुन समायुधि युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ। अत्र शूरा महेश्वासा भीमा अर्जुन समायुधि युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ। अत्र शूरा महेश्वासा भीमा अर्जुन समायुधि युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ। अत्र शूरा महेश्वासा भीमा अर्जुन समायुधि युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ। अब आगे बढ़ते हैं। कल जो हमने सीखा था उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। तो कल हमने कार्ड्स के बारे में देखा था। तो एक कार्ड्स के अंदर डेक ऑफ कार्ड मतलब सारा जितने भी सब टाइप के कार्ड्स हैं उन सबको मिला के आप उसको कहते हो डेक ऑफ कार्ड्स। टोटल 52 कार्ड होते हैं। टोटल कितने कार्ड होते हैं? 52 कार्ड होते हैं। 52 कार्ड में फिर अगर फर्दर आप डिवाइड करो तो उसके दो पार्ट बनते हैं, एक रेड कलर के कार्ड और एक ब्लैक कलर के कार्ड। अब रेड कलर के कार्ड होते हैं आपके टोटल 26 और ब्लैक कलर के कार्ड होते हैं आपके 26। ठीक है, अब रेड कलर के कार्ड के अंदर फिर फर्दर दो पार्ट होते हैं, एक होता है हार्ट और एक होता है डायमंड। हार्ट और डायमंड, इसके अंदर भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है स्पेड और एक होता है क्लब। अब ये 26 था, 52 था, 52 का आधा आधा 26 हो गया और 26 का आधा आधा 13 13 हो जाएगा, और यहां भी 13 और यहां भी 13। ठीक है, अब हार्ट जो होता है कुछ इस तरीके का बना हुआ होता है, आपने देखा होगा कार्ड्स जो है। ठीक है, डायमंड कुछ इस तरीके से बना हुआ होता है, स्पेड जो होता है कुछ इस तरीके से बना हुआ होता है। ठीक है, और क्लब जो होता है कुछ इस तरीके से बना हुआ होता है। इस तरह की चीजें होती हैं। आई होप यहां तक ही आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको इसे याद रखने के लिए लिखना है तो आप लिख सकते हो, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जैसा भी आपको सही लगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम इसको आगे फर्दर डिवाइड करते हैं। अब जो मेन डिवीजन होगा वो यहां से आएगा। तो हमने जो देखा कि रेड कलर के 13 कार्ड हैं और ब्लैक कलर के भी कितने कार्ड हैं? 13 कार्ड। अब इंडिविजुअल अगर हम किसी भी उसकी बात करें, ठीक है, तो टोटल 13 कार्ड है। 13 कार्ड किस तरीके से होता है? एक होता है एस जिसको हम इक्का कहते हैं, एक होता है किंग जिसको के से रिप्रेजेंट किया जाता है, एक क्यूब और एक जैक, क्यूब फॉर क्वीन और एक जैक। ठीक है, और टोटल नंबर्स में देखा जाए तो 2 to 10 नंबर्स होते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से 10 नंबर्स होते हैं। 1 नहीं होता, रिमेंबर 1 नहीं होता है। तो ये हो गया एक कार्ड, ये हो गया एक, ये एक, और ये टोटल हो गए 9। 9 कैसे होते हैं वो मैंने कल बताया था। 9 और 4 कितना हो गया? 13, जो कि हमें चाहिए था। ठीक है, सॉरी, रेड में 26 होते हैं, ये सिर्फ हम हार्ट की बात कर रहे हैं। रेड में 26 और ब्लैक में 26। ठीक है, अब ये चीज ध्यान से देखिए। अब ये जो डिनोमिनेशन होता है, ये डिवीजन हर एक टाइप के कार्ड में होता है। ये हार्ट में भी होता है, ये स्पेड में भी होता है, ये क्लब में भी होता है, और ये डायमंड में भी होता है, सब में होता है। ठीक है, लोकल लैंग्वेज में आप क्या बोलते हो वो आप एक बार देख लीजिएगा अपने हिसाब से, क्योंकि मुझे सिर्फ इतना ही आता है कार्ड्स के बारे में। ठीक है, मैं कल भी बता चुका हूँ। ठीक है, अब देखो, हार्ट की बात करें टोटल 13 कार्ड, डायमंड की बात करें टोटल 13 कार्ड। ठीक है, और फिर उसके बाद अगर स्पेड की बात करें उसमें भी टोटल 13 कार्ड, और क्लब की बात करें उसमें भी टोटल 13 कार्ड। ठीक, इस तरीके से हम एक डिवीजन बना लेते हैं। यहां आते हैं एस कार्ड। एस कार्ड इसमें भी एक होगा, इसमें भी एक होगा, इसमें भी एक होगा, इसमें भी एक होगा। अगर हम बात करते हैं किंग की तो इसमें भी एक होगा, इसमें भी एक होगा, इसमें भी एक होगा, इसमें भी एक होगा। क्वीन सब में एक एक होगा, जैक सब में एक एक होगा।
और फिर 2 to 9 जिसको हम 2 to 10 जिसको हम नंबर कार्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नंबर कार्ड भी कहते हैं। यहाँ 9 होगा, यहाँ 9 होगा, यहाँ 9, यहाँ 9, टोटल हो गए 13 1 2 3 4 4 + 9 13 13 13 13 13 कार्ड हो गए। अब ये जो किंग, क्वीन और जैक, ये तीन जो होते हैं इनको हम कहते हैं फेस कार्ड। क्या कहते हैं? फेस कार्ड। ध्यान रखिएगा इस चीज को। इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं और खास करके बोर्ड एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग रेड फेस कार्ड, ठीक है, या फिर जो भी कलर है उसका फेस कार्ड पूछा जाएगा आपको, ठीक है। जैसे किंग, क्वीन और जैक, ठीक है, तो इनको हम तीनों को कंबाइनली हम क्या कहेंगे? फेस कार्ड कहेंगे। क्या कहेंगे? फेस कार्ड कहेंगे। अब अगर हम हार्ट की बात करें तो हार्ट में किंग एक है, क्वीन एक है, जैक एक है, मतलब 3 टोटल फेस कार्ड है। डायमंड की बात करें तो उसमें भी 3, स्पेड की बात करें उसमें भी 3, और क्लब की बात करें उसमें भी 3। तो टोटल आपके जो फेस कार्ड होंगे वो कितने हो जाएंगे? 12। ये याद रखिएगा। याद रखने की वैसे जरूरत नहीं है। किंग, क्वीन और जैक को हम फेस कार्ड कहते हैं क्योंकि अगर आप उनका पत्ता देखो तो उसके अंदर फेस बना हुआ होता है, इसलिए उसे फेस कार्ड कहा जाता है। तो ये 3 ही कार्ड होते हैं, टोटल 4 टाइप के कार्ड होते हैं, तो 4 3 12, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 12। अब अगर इसमें इक्का भी मिला लिया जाए तो उसको हम ऑनर कार्ड कहते हैं, ठीक है। ऑनर कार्ड कहते हैं। ऑनर कार्ड मतलब जिसको ऑनर मिलता हो, ठीक है। बाकी जो 2 से 10 नंबर्स हैं उनको ऑनर नहीं मिलता है, उनको उतना ही ऑनर नहीं मिलता है। किंग है तो ऑनर मिलेगा, क्वीन है, जैक है, ठीक है, इक्का है, उन सबको ऑनर मिलता है, इसलिए उन्हें ऑनर कार्ड कहते हैं। अब देखो टोटल टाइप के कार्ड कितने, टोटल हमारे पास टाइप ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं? 4। भाई हार्ट है, स्पेड है, किंग है, सॉरी हार्ट, स्पेड, डायमंड और क्लब, ठीक है। और यहाँ पर कितने? 1 2 3 4, 4 4 4 12। इसमें भी 4 होंगे, ये भी 4 होंगे, ये भी 4 होंगे और ये भी 4 होंगे, तो टोटल मिला के कितने हो जाएंगे? 4 4 4 और ये टोटल हो जाएंगे 16, ठीक है। तो टोटल ऑनर कार्ड की अगर बात करी जाए तो 16 होते हैं, ठीक है। टोटल अगर ऑनर कार्ड की बात करी जाए तो 16 होंगे। टोटल अगर फेस कार्ड की बात करी जाए तो वो 12 होंगे। अगर पूछ लिया जाए कि ऑनर कार्ड रेड के कितने होंगे तो 8 और ब्लैक के कितने होंगे? 8। अब ये कैसे? भाई ऑनर कार्ड कितने थे? एक टाइप ऑफ कार्ड में 4 ऑनर कार्ड थे, 4 में से 4 भाई 4 डायमंड के हो गए, 4 हार्ट के हो गए तो 8 हो गए। ब्लैक में 4 स्पेड के हो गए, 4 क्लब के हो गए, तो ये भी 8 हो गए। सिमिलरली फेस कार्ड अगर बात करी जाए, रेड के फेस कार्ड कितने होंगे? 6, और ब्लैक के फेस कार्ड कितने होंगे? ये डिविजन्स आपको बहुत अच्छे से याद रखना है क्योंकि इसी पर बेस्ड क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं, ठीक है। अब किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं उसको एक बार हम समझ लेते हैं। जैसे आपको ये पूछ लिया, अब यहां पर आपको जब भी कार्ड्स के या फिर प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो एक चीज का खास ध्यान रखिएगा, वर्डिंग्स पर बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा कि वर्डिंग्स में क्वेश्चन में पूछा क्या गया। जैसे मान लो आपको क्वेश्चन पूछा गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग फेस कार्ड्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग फेस कार्ड्स, तो भाई हमारा P ऑफ E क्या हो जाएगा? फेवरेबल अपॉन टोटल। हमेशा याद रखें जब भी आप सॉल्व करें तो ये फॉर्मूला आपको लिखना ही है, भले आपको अच्छे से याद हो लेकिन कंपलसरी लिखना है, ठीक है। फेवरेबल, और रफ में भी सॉल्व कर रहे हैं तो भी लिखना है बिकॉज इट विल मेक योर हैबिट, ठीक है। अब फेवरेबल, फेवरेबल क्या हो गया भाई? हमें क्या पूछा? फेस कार्ड पूछा है, तो फेस कार्ड टोटल, अभी यहां पर आपको डिनोमिनेशन कुछ भी नहीं दिया गया, डिस्टिंक्शन कुछ भी नहीं दिया गया कि आपको रेड का फेस कार्ड चाहिए, ब्लैक का फेस कार्ड चाहिए, हार्ट का फेस कार्ड चाहिए, ऐसा कुछ नहीं बोला है। तो आप क्या करोगे? सारे ही फेस कार्ड को ले लोगे। तो टोटल फेस कार्ड हमारे पास कितने थे? 12। और टोटल क्या नाम है, बाकी जो कार्ड्स हैं, टोटल कार्ड्स कितने? 52। वो तो सारे 52 ही रहेंगे, 52। तो ये हो जाएगा 2 6 जा, और ये हो जाएगा 26 दूनी 52, ठीक है। और ये हो जाएगा 2 3 जा, और ये 13 जा, तो योर आंसर विल बी 3/13। अब इसी क्वेश्चन को और कैसे पूछा जा सकता है? इसी क्वेश्चन को पूछा जा सकता है प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग रेड फेस कार्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग रेड फेस कार्ड। तो वो कैसे आएगा भाई? सिंपल सा फॉर्मूला है, ठीक है। अब सीधी सी बात है, यही फॉर्मूला आप यूज करोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E इज इक्वल टू फेवरेबल अपॉन टोटल, ठीक है। अब आपको रेड फेस कार्ड की बात करेंगे, भाई टोटल 12 फेस कार्ड होते हैं, उसमें से 6 रेड के होते हैं, 6 ब्लैक के होते हैं, लेकिन हमें तो किसके बारे में पूछा है? रेड के बारे में पूछा है।
तो ये हो जाएगा 6/52, 2 3 जा 226 जा, तो ये आपका आंसर आ गया 26। इसी तरीके से अगर ब्लैक का पूछा होता तब भी यही आंसर आता, क्योंकि ब्लैक में भी तो कितने 6 कार्ड्स हैं, ठीक है। तो ये एक तरीका हो गया। अब आपको पूछा जाए कि हार्ट के फेस कार्ड होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, हार्ट के फेस कार्ड होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो भाई अगर आप प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई की, अब मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा, डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, बिकॉज मुझे आपको समझाना है, आपको मार्क्स गेन करने हैं, इसलिए आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर मान लो कि आपको पूछा गया कि हार्ट के फेस कार्ड होने के चांसेस क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है, तो हार्ट के टोटल फेस कार्ड कितने होंगे, 4 होंगे, सॉरी 3 होंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 3/52। अब 52 जो है आपका 3 के टेबल में आता है या नहीं आता है, तो आप चेक कर सकते हैं। 5 + 2 7 मैंने सिखाया था डिविजिबिलिटी रूल, 5 + 2 7, 7 आपका होता है, लेकिन यहाँ पर 7 जो होता है 3 के टेबल में नहीं आता, मतलब ये यही आपका क्या है, फाइनल आंसर है। इसी तरीके से आपको ये भी पूछा जा सकता है कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग ऑनर कार्ड, तो वही सेम फंडा आप लगाओगे, भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इज इक्वल टू ऑनर कार्ड, क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ मेंशन नहीं किया गया, आपको रेड ऑनर कार्ड चाहिए या ब्लैक ऑनर कार्ड चाहिए, तो आप सारे ही ऑनर कार्ड को ले लोगे, ठीक है। 4 4 जा 16, 4 13 जा, यानी आपका आंसर आ गया 4/13। इसी तरीके से आपको ये पूछा जा सकता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग रेड ऑनर कार्ड, ठीक है, तो वहां पर आप क्या करोगे, यहाँ पर 16 के बजाय 8 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस जो होते हैं आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बुक में दिए गए हैं, हम बुक के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, अभी हम सिर्फ बेसिक की तरफ जा रहे हैं। अब आता है कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट की। जब मैंने आपको पहला क्लास लिया था, या परसों का जब मैंने क्लास लिया था, तब मैंने आपको बताया था कि जो प्रोबेबिलिटी है वो रेंज करती है 0 to 1 के बीच में, 0 to 1 के बीच में, ठीक है। तो 0 to 1 मतलब 0 से छोटी नहीं हो सकती, 1 से बड़ी नहीं हो सकती। 0 को हम इम्पॉसिबल इवेंट भी कहते हैं, इम्पॉसिबल, ठीक है, नल, वॉइड। 1 को हम कंप्लीट इवेंट भी कहते हैं, ठीक है। ये चीजें हमने देखी। अब अगर बात करें, मैंने पहले ही दिन आपको एक एग्जांपल दिया था कि अगर सपोज करो कि मैं कहूं कि 60% बारिश के होने के चांसेस है, मतलब 40% नहीं है, तो दैट 40% इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ अकरिंग रेन, ठीक है। बारिश के होने का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 40%, क्योंकि हमने क्या बोला 60% चांसेस है, मतलब 40% नहीं है, तो बचा हुआ जो 40% है वो आपका क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो कोई भी नंबर जो होता है, कोई भी इवेंट का जो आंसर आता है, उसको अगर सपोज करो कि आप माइनस कर दो, ठीक है, उसको 1 से माइनस कर दो, तो आपका क्या आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट जनरेट हो जाएगा, ठीक है। जैसे सपोज करो, कैसे, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू, इसी एग्जांपल के थ्रू, मान लो जैसा कि हमारा टोटल परसेंटेज होता है 100%, मैंने कहा कि रेन के होने के चांसेस कितने हैं, 60%। अब सीधी सी बात है, अगर आप पूछोगे कि इस मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो आपने कैसे फाइंड किया, 100 - 60, तो आपका आंसर आया 40%, ठीक है। तो ये जो आपका हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, ठीक है। तो उसको रिप्रेजेंट किया जाता है ई डैश से, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट इवेंट को ई डैश से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये क्या था, आपका कंप्लीट इवेंट था जिसको हम 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, ये था आपका इवेंट ई, रेन की। तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, ठीक है। कैसे आया भाई, यही है ना, देखो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट किया, तो उस क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट आया, तो वही हमने यहाँ लिख दिया फॉर्मूला के तौर पे। तो ये फॉर्मूला कैसे आया, आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। वापस समझा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा भाई। सीधी सी बात है कि अगर मैंने कहा कि 100% होते हैं हमारे पास टोटल, और 60% चांसेस है बारिश के होने के, तो ना होने के चांसेस क्या हो जाएगा, 100 - 60, तो आपका आंसर क्या गया, 40। 100 क्या होता है, आपका कंप्लीट परसेंटेज होता है, तो प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में हम कंप्लीट क्या लेते हैं, 1 लेते हैं, ठीक है। तो हमने 1 को यहाँ रखा। अब हमने क्या किया, 100 - 60 किया, 60 क्या था, बारिश के होने के चांसेस थे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई कर दिया, तो 40 आया आंसर, जो कि किसके बराबर है, प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। तो इस तरीके से बनता है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है, इस इवेंट ई को अगर आप इस साइड ले आओ, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इक्वल टू ऑलवेज 1,
ठीक है, मतलब जिस तरीके से आपके सपोज करो कि अगर मैंने कहा कि बारिश के होने के चांसेस 60% है और ना होने के चांसेस 50% है, तो दोनों का टोटल कितना हो जाएगा 110%। मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि परसेंटेज में टोटल आपका कितना होना चाहिए 100 होना चाहिए, ये तो 100 से ज्यादा है, 100 से ज्यादा पॉसिबल नहीं हो सकता। तो वैसी कंडीशन यहाँ पर भी फॉलो होती है, जिस तरीके से परसेंटेज में टोटल आपका 100 होना चाहिए, उसी तरीके से प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में भी अगर आप देखें तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट और नॉर्मल इवेंट दोनों का टोटल हमेशा क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। अगर 1 नहीं हो रहा है मतलब आपने कहीं ना कहीं गलती करी है, इस चीज को खास ध्यान रखिएगा। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई को यूज क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, ठीक है, यूज इसलिए किया जाता है कि आपकी जो इक्वेशन है वो काफी इजी हो जाए, आपके सॉल्व करने का जो तरीका है वो काफी इजी हो जाए। जैसे सपोज करो कि मैंने एक एग्जांपल देखा जो कि आपके बुक का ही है, कि सपोज करो किसी कोई 2 स्टूडेंट हैं, उनके बर्थडे सेम डे आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, पूरे साल में सेम तारीख को सेम डेट को उनका बर्थ डेट आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि उनका बर्थ डेट किसी एक डे पर सेम आ रहा है। ठीक है, टोटल हमारे पास डेज कितने हैं 365 डेज। हम मान लेते हैं कि लीप ईयर नहीं है, हम ये मान रहे हैं कि लीप ईयर नहीं है। तो एक ऐसा दिन पॉसिबल हो सकता है जिसमें दोनों का बर्थ डेट सेम आ रहा है। भाई 10 डेट तो ऐसी हो नहीं सकती, समझे। मान लो कि किसी एक का जन्मदिन है 12 फरवरी और दूसरे का जन्मदिन है 12 फरवरी, तो दोनों का डेट अगर सेम आ रहा है मतलब यही पॉसिबिलिटी हो सकती है। ऐसा जरूरी नहीं कि 12 फरवरी कोई भी हो, लेकिन एक ही ऐसा दिन हो सकता है जिस दिन दोनों का बर्थ डेट सेम हो। ऐसा तो हो नहीं सकता कि 2 पॉसिबल वेज हो, क्योंकि किसी के जन्मदिन 2 बार तो आते नहीं है, ठीक है, साल में एक ही बार आते हैं। तो एक ही ऐसी पॉसिबिलिटी है कि जहां पर उन दोनों का जन्मदिन सेम डे को हो सकता है। अब बाकी बचे क्या 364 डेज, समझ में आया। तो अगर मैं आपको कहूं, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि 2 स्टूडेंट है उनके बर्थ डेट सेम होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो सिंपल सा आंसर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, ठीक है, तो सेम एक ही दिन हो सकता है, तो ये हो जाएगा 1 और टोटल क्या हो जाएगा 365। अगर ये पूछा जाए कि इन दोनों की बर्थ डेट सेम ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, अभी तो हम होने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहे थे, हम ना होने की पूछ रहे हैं। ना होने की मतलब क्या हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट इवेंट। ठीक है, तो आप कैसे फाइंड करोगे, हमारे पास फॉर्मूला है P ऑफ E प्लस P ऑफ E डैश इक्वल टू 1। अब ये वाली वैल्यू तो हमारे पास है 1/365 और हमें क्या फाइंड करना है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट फाइंड करनी है इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसको आप माइनस कर दो, ये वाला जो वैल्यू है इसको इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा आपका P ऑफ E डैश इक्वल टू 1 माइनस 1/365। एलसीएम लोगे, ये आ गया 365 माइनस 1 इक्वल टू 364/365। इस तरीके से आप फाइंड कर सकते थे। इस तरीके से इस फॉर्मूले का यूज करके आप चीजों को आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, समझ आया। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का यूज होता है। हालांकि इस क्वेश्चन में तो आप डायरेक्टली भी निकाल सकते थे कि भाई अगर सपोज करो एक दिन अगर उनका बर्थ डेट सेम आ रहा है तो बाकी बचे हुए दिन उनका बर्थ डेट सेम नहीं आएगा, तो 364 हो जाएगा। भाई 365 थे, उसमें से एक दिन निकाल दिया आपने, तो बचे कितने 364। ठीक है, 364 डिवाइडेड बाय 365। तो इस तरीके से आप कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का क्वेश्चन जो है सॉल्व कर सकते हो। उसी तरीके से कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे सपोज करो आपको पूछा गया कि 2 आपके पास व्हाइट बॉल है, 3 ब्लू बॉल है और 4 रेड बॉल है, 4 रेड बॉल है। अब आपको बोला गया कि ये कुछ इस तरीके से मिक्स करके रखी हुई है, आपको इनमें से एक बॉल पिकअप करना है। ठीक है, जैसे मान लो कि एक टोकरी है, उस टोकरी के अंदर आपने 2 व्हाइट बॉल रख ली, 3 ब्लैक बॉल रख ली और 4 रेड बॉल रख ली। उनमें से एक को पिकअप करना है। पिकअप करने के बाद क्वेश्चन आपको पूछा गया कि ब्लू बॉल के आने के चांसेस कितने हैं, ब्लू बॉल के आने के चांसेस कितने हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इज इक्वल टू फेवरेबल अपॉन टोटल। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, भाई ब्लू बॉल तो 3 ही है, ब्लू बॉल तो 3 ही है, तो 3 ही चांसेस हो सकते हैं कि वो ब्लू बॉल आपके पास आए। ठीक है, 3 से ज्यादा तो हो नहीं सकते। मान लो आपने 3 बार पिकअप कर लिया, ठीक है, अब उसके बाद तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। यहाँ पर जनरली होता है ऐसा है, जैसे आप में से किसी का दिमाग में ये भी आया होगा कि सर मान लो कोई टोकरी है, उसमें सारी बॉल्स रखे हुए हैं और अगर मान लो कि मैंने एक ब्लू बॉल उठाया, पिकअप किया, उसको वापस रख दिया,
ठीक है, पहली बार मेरा ब्लू बॉल आ गया, फिर वापस किया, फिर ब्लू बॉल आ गया। लेकिन जनरली जब हम प्रोबेबिलिटी यूज करते हैं तब ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है। एक बार हमने ब्लू बॉल को निकाला, उसको हम साइड में रख देते हैं, तो अब हमारे पास 2 ही बचे। फिर अब हम ब्लू बॉल को निकाल लेंगे तो फिर हमारे पास 1 ही बचेगा। तो इस तरीके से जो भी बॉल निकाल लिया जाता है उसको साइड में रख दिया जाता है ताकि वो वापस से रिपीट ना हो, ठीक है। तो वो कंडीशन हमारी नहीं आती यहाँ पर कि वो रिपीट भी हो सकता है या नहीं हो सकता, रिपीट होने का चांसेस यहाँ पर अवेलेबल नहीं होता। तो 3 ही चांसेस हैं जिसमें आप ब्लू बॉल को पिकअप कर सकते हो, उसके अलावा तो बाकी सारे बॉल्स पिकअप करोगे। मान लो कि आपने पहला बॉल निकाला, वो ब्लू निकल गया, आपने साइड में रख दिया, अब 2 बचे, फिर निकाला, ब्लू निकल गया, फिर उसको साइड में रख दिया, फिर अब 1 बचा आपके पास ब्लू बॉल, अब उसको भी निकाल लिया और वो साइड में रख दिया। तो मतलब 3 ही चांसेस थे, उसके बाद तो आपके ब्लू बॉल आएगा ही नहीं क्योंकि अब टोकरी में ब्लू बॉल है ही नहीं। क्लियर है ये चीज? तो वैसा ही यहाँ पर, तो आपके पास चांसेस कितने बचे, प्रोबेबिलिटी कितनी आई, फेवरेबल आउटकम 3। अब टोटल कितने हैं, 4 3 7 दोनों, और जब आप टोटल की बात करोगे तो सारे ही आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आप टोटल सभी बॉल्स का बोल रहे हो ना, समझ में, इसलिए। तो ये हो जाएगा 1/3। सिमिलरली अगर आपको पूछा जाए कि भाई रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो ऊपर 4 आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो आपका आंसर 4/9 ही आपका फाइनल आंसर होगा। इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं, और जितना मैंने आज पढ़ा है उसको आप एक बार ढंग से रिवाइज करिएगा, ठीक है। और दूसरा, सब्सक्राइब भी करिए, लाइक भी करिए और शेयर भी करिए, और हो सके तो पूरा वीडियो जरूर देखें, आधा अधूरा देखकर ना छोड़ें, ठीक है। और इसके आगे का जो नेक्स्ट जो टॉपिक है या फिर अब जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं उन क्वेश्चंस को हम कल सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, सभी को जय श्री राम।